डॉक्टर इस परिवार में उपलब्ध है, लेकिन आज हम डॉक्टर्स के नुस्खे जाने और उनके प्रिस्क्रिप्शन लें। हम जानेंगे कि आगरा का प्रिस्क्रिप्शन क्या है, दरअसल आगरा को किस तरह की बीमारियां हैं और आगरा का इलाज क्या है, ये आज हम चुनावी लंच ब्रेक में मल्होत्रा परिवार से जानेंगे। आगरा नगरी कितनी बदली है, क्योंकि ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप कितने साल से यहाँ पर हैं और आपने एक लंबा वक्त यहाँ पर गुजारा है। मुझे मालूम चला आपने पढ़ाई AMU से करी, उसके बाद आप यहाँ आकर सेटल हुए, तो तब में और अब के आगरा में क्या फ़र्क है? मैं यहाँ आगरा में 1957 से हूँ। 1957 बर्थ बॉम्बे में हुआ क्योंकि मदर बॉम्बे में डॉक्टर थी और शादी के बाद भरतपुर रही। 2 साल पहले 2 साल बचपन के भरतपुर गांव में जहाँ नर्सिंग होम था, फिर आगरा आके सेटल हुए। आगरा में जहाँ हमारा पुराना हॉस्पिटल था वो ठंडी सड़क कहलाती थी, कुछ भी नहीं होता था वहाँ। एक 4 कोठी, एक पेट्रोल पंप और ऊपर मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल, दैट वाज द ओनली थिंग देयर। और फिर बहुत दूर जाके वो कैंटोनमेंट और वो होता था। एक पतली सी सड़क होती थी, कोई भीड़ भाड़ नहीं होती थी। हवा, हम लोग जब बचपन में थे तो सब जगह साइकिल पे इधर उधर जा सकते थे, कोई डर खौफ नहीं था। सब बगल में तालाब में खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, सब बच्चे जमा होते थे। पीछे मोहल्ला जो है थोड़ा दूसरे अल्पसंख्यकों का था, उनसे मिला हुआ। एक बहुत डिफरेंट माहौल था। बट जब से आबादी बढ़ी है तो एकदम सिटी हैज़ चेंज्ड। सिटी बिकेम ओवर क्राउडेड, द फैसिलिटीज गॉट बिल्कुल स्ट्रैंगल्ड। कुछ यहाँ लगता था कि कुछ है ही नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। और फिर धीरे धीरे जो है इस आगरा नगरी पे ध्यान गवर्नमेंट का और सबका जाने लगा कि भाई आगरा में ताजमहल है तो एयरपोर्ट क्यों नहीं है, एयरपोर्ट होना चाहिए था। और अच्छी ट्रेन एयरपोर्ट बन गया है, अब बन गया, पर 4 फ्लाइट्स हैं। तो फिर वो 4 फ्लाइट तो नहीं है ना, दिस शुड बी कि हर रोज फ्लाइट हर जगह से आनी चाहिए। जबकि टूरिज्म यहाँ इतना है, इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है। बट फिर ध्यान धीरे धीरे अब बढ़ा है, अब मेट्रो भी आ गई है। पिछले 10 साल में जो आगरा में चेंज हुआ है ड्रामेटिक है। इतना ऐसा चेंज हम लोग ने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा नहीं। आबादी बहुत ज्यादा है इसलिए दिखता कम है, बट वो चेंज आ रहा है और हुआ है। आपके पति ने जिक्र किया कि बहुत ज्यादा यहाँ पर ट्रैवल की दिक्कत आती है जब आप इंटरनेशनली कहीं जाना चाहते हैं। कनेक्टिविटी, पहले आप दिल्ली जाइए बाय रोड, उसके बाद दिल्ली से फ्लाइट लीजिए। आपको नहीं लगता कि ओवर द इयर्स इतने सारे यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं? G20 के बाद मैंने आगरा में, अभी जब हम आ रहे थे आपके घर, बहुत सारे बदलाव देखे, लगा कि हाँ आगरा थोड़ा बेहतरी की ओर है, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी बन गया। तो ये भी एक बड़ा और पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर होना चाहिए था, क्योंकि अब तो Tier 2 Tier 3 सिटीज और आगरा तो एक वर्ल्ड मैप पर एक जगह है। इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसा जिसमें बहुत कनेक्टिविटी हो या बहुत सारी फ्लाइट्स हो देना एक मैंडेटरी चीज होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये सवाल मुझसे मेरे दोस्त दुनिया भर में पूछते थे कि हम आगरा आते हैं, आगरा आना इतना मुश्किल होता है और हम लोग के लिए हर तीसरे दिन हम कहीं जाते हैं और हर तीसरे दिन कहीं फ्लाइट लेनी है तो आप दिल्ली जा रहे हो, फिर तो कितना टाइम एंड रिसोर्स वेस्ट हो रहा है। एंड बट आई स्टिल फील कि अभी बहुत थैंकफुल है, कम से कम अभी जो एयरपोर्ट है वो थोड़ा अपग्रेड हो गया है, नया टर्मिनल बन रहा है, कुछ फ्लाइट स्टार्ट हो गई हैं। लाइक मेरा एक ऐप है, उसका ऑफिस बैंगलोर में है, तो अब मेरे लिए डायरेक्ट फ्लाइट है आगरा से बैंगलोर। सो चेंज तो आ रहा है, बहुत आ रहा है चेंज। इस जनरेशन यानी कि पढ़ाई लिखाई के लिहाज से आगरा में अब अच्छी फैसिलिटीज, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं। इनकी मदर से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। आपको चैलेंजेस फेस होते हैं जब आप यहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, या फिर लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन है यहाँ? आई डोंट थिंक सो, बट जब मैं स्कूल में थी तब बहुत डिफरेंट था। अब हमारे आगरा में स्कूल्स इतने अच्छे हो गए हैं कि आप जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सोचते हैं वो सब स्कूल ही करा देता है। जैसे मैं जब स्कूल में थी मुझे स्विमिंग के लिए कहीं और जाना पड़ता था, बैडमिंटन कहीं और होता था, अब सब कुछ स्कूल में ही हो जाता है। तो स्कूल्स बहुत अच्छे हो गए, अब ऐसा लगता ही नहीं है कि आपको हॉस्टल भेजने की ज़रूरत है। GST के आने से आपके बिजनेस पर या ओवरऑल जो शू इंडस्ट्री है उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा, और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है? ये डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट है। एंड हम लोग अब वी आर मोर ऑर्गेनाइज्ड और वी आर वेरी कंफर्टेबल एंड एट ईज इन आवर हेड्स। तो हम लोग को हर 10 तरह के टैक्स से नहीं जूझना पड़ता है, समझना पड़ता है। बात बात पे जब कोई चीज़ आती थी तो CA से मीटिंग होती थी, CA को बुलाओ, इसको बुलाओ, समझो, हाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाट टैक्स इट इज़। तो यू नो हमारी जनरेशन ऐसी है कि हम लोगों ने, संजय और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, सेटअप किया। माई फादर वॉज डूइंग समथिंग एल्स और हमने कुछ और स्टार्ट किया। वो क्या करते थे? ही वॉज डूइंग लेदर।
वो सिर्फ लेदर वो का सिर्फ था, leather आपने का। उसको और रिफाइन करके हमने made उसको it into a शू shoe में business। कन्वर्ट कर दिया उसको, तो हमारे को वो सारी टैक्सेशन अलग हो गई, तो हर चीज़ अंडरस्टैंड करने में फिर हम गलतियां कर देते थे। जैसे अब ई वे बिल्स बनते हैं, हमारा अकाउंटेंट गलत ई वे बिल बना देता है तो हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो ऑनलाइन चढ़ाना होता है, पेनल्टीज आ जाती हैं, नोटिस आ जाते हैं हमको। तो क्या है, एक ये वाले चीज़ें और सारे जो जीएसटी एक हुआ है, उससे हमारी लाइफ एक तरफ हम थोड़े से कंफर्टेबल सिंगल विंडो नाउ, सब पोर्टल पे आ जाते हैं। और टैक्स पे करना भी अब पहले से ज़्यादा आसान है, You can do everything online. एवरीथिंग ऑनलाइन, Fill in your returns. और ज़्यादा ईज हो गई है, उसमें चीज़ें जाना ही नहीं सिंप्लीफाई पड़ता, हो गई जाना हैं। ही नहीं पड़ता। पहले तो पहले CA की हेल्प लेनी पड़ती थी। था या फिजिकल जाना पड़ता था आपको, और खासकर जो बाहर के, अगर आगरा डिस्ट्रिक्ट के बाहर के फिरोजाबाद या बाकी लोग हैं, उन्हें आगरा आना पड़ता था। इट्स एवरीथिंग इज ऑनलाइन, यू डोंट हैव टू फिजिकली गेट अप एंड रीच समवेयर। और सारिका जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, आप पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टरी के प्रोफेशन को एक बार दरकिनार करके अगर एक आम नागरिक के तौर पर आप सोचें, तो जब, क्योंकि वोट बेहद नज़दीक आ रहा है यहाँ पर, क्या 5 बेसिक चीज़ें हैं जिसके आधार पर यहाँ पर वोट डाले जाते हैं? कई बार होते हैं ना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, यहाँ पर सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, यहाँ पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, यहाँ पर 5 सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम क्या है आगरा की? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मुद्दा जो था आगरा में सफाई का था, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज हमने देखा पिछले 2 सालों में। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन शुरू हो गया, और जो सड़कों पे वो सब फेंका जा रहा था, वो सब में कमी आई है। और सबसे ज़्यादा जो लोगों का माइंडसेट है वो भी यमुना चेंज हुआ। साफ हुई कि नहीं हुई, उसको लेकर बहुत इशू हुआ था। कल ही ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, हो रही है, कल ही धीरे order धीरे आया है। होगी, काफ़ी हद तक साफ हुई है, काफी हद डेफिनेटली। तक। हाँ। बैंक्स ऑल्सो नहीं, क्योंकि पहले पीछे अगर आप ताजमहल के पीछे वाली यमुना देख, उसका हाल देख लेते, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कहता कि यमुना साफ हुई है। मैं तो कई नहीं, सालों कल से ही यहाँ पर ऑर्डर आ रही आया हूँ। है, अब यमुना साफ तेजी से होगी, ये हमारा भी अब तो पूरा सुप्रीम विश्वास कोर्ट के ऑर्डर से और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। हाँ। मनिका आपके बगल में, मनिका को माइक दीजिए। मनिका, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं और यहाँ की आगरा की आबो हवा तो हमेशा से ही खराब रही है, पोल्यूशन यहाँ पर हमेशा से ही मुद्दा रहा है। ज़्यादातर लोग जो आते होंगे वो आपसे यही कहते होंगे कि हम सेहत कैसे ठीक रखें, कहाँ ताज़ी हवा खाने जाएं। तो आगरा में है ऐसे ग्रीन बेल्ट्स, ओपन एरिया जहाँ पर लोग सैर के लिए और कुछ अच्छी ताज़ी हवा लेने के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर अच्छे आगरा ताज पार्क्स बने हुए हैं। यहाँ पर जो जाना चाहता है वो जाए। एक्चुअली लोग घर से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर बहुत फैसिलिटीज़ हैं आगरा के आसपास। ताजगंज एरिया है जहाँ पे बहुत ग्रीन बेल्ट्स मेंटेन करी हुई हैं, बट देन इट्स ऑल अबाउट कि लोगों ने अवेयरनेस आनी शुरू हुई है अब लोगों में। इनफैक्ट लोगों ने हेल्दी ईटिंग, यहाँ पर इतनी बेकरीज और इतनी हेल्दी ईटिंग की चीज़ें खुल गई हैं कि आई एम ऑल्सो अमेज्ड कि मतलब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं यहाँ के लोग। एब्सोल्युटली लोग यहाँ के हेल्थ आपको कॉन्शियस लग रहा है ये change दिख रहा है? बिल्कुल चेंज लग रहा है। लोगों ने यंग पॉपुलेशन से भी आप मिलती होंगी, उनके मेजर कंसर्न्स क्या होते हैं? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आगरा की जो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज गोइंग लड़के लड़कियां हैं, उनकी क्या कंसर्न्स रहती हैं? कॉलेज गोइंग तो अभी भी आई थिंक उनको और ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, बिकॉज यू नो सोशल, एंड आई थिंक निहारिका राइटली सेड इट कि जो सोशल मीडिया अवेयरनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से यूथ के अंदर चेंज लाने की कोशिश कर रही है। बट देन जो उसके बाद की जो जनरेशन है, जैसे डाउन 20s एंड एवरीबडी इज़ गोइंग वेरी अवेयर अबाउट देयर ओन हेल्थ, एंड उस अवेयरनेस को अब कमर्शलाइज्ड भी बहुत आसानी से करा जा रहा है। एज इन बहुत सारी छोटे छोटे वो आ गए हैं, स्टार्टअप्स आ गए हैं जो घरों में ही हेल्दी फूड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड देन तो एक तरफ पेठा और नमकीन बिक रहा होता है और दूसरी तरफ Yes, आप बताती and हैं it depends कि सुबह on- आंवला जूस से शुरुआत करिए। एब्सोल्युटली, इट डिपेंड्स आप कहाँ पे फोकस कर रहे हो, वो चीज़ सब अवेलेबल है। लाइक अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, इट इज़ अवेलेबल इन आगरा। आपकी मदर आपके पास में है, उनको माइक दे दीजिए प्लीज। डॉली जी, आप क्योंकि मणिका की देखभाल बचपन से आपने करी होगी, ये कंसर्न आगरा में हमेशा से ही रहा कि यहाँ पर सुरक्षित है महिलाएं? मतलब रात बेरात अगर मणिका कहीं जाती है, आपको कंसर्न रहता है? स्टार्टिंग में नहीं लगता था, हाँ। पर अब है। अब लगने लगा है आपको? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डर लगता था कि 14 से पहले क्या था ये बताइए? मैं पंजाब से हूँ ना। 2014 से पहले क्या था और अभी? डर ज्यादा था या अब ज्यादा डर है? पहले डर था, अब डर अब नहीं है। हाँ, That is आपने what- पहले उल्टा बोला था। आपने कहा कि अब ज्यादा डर लगता है। पहले डर लगता था, अब नहीं है। अब नहीं है। ये आप तब की बात करिए जब ये प्रॉब्लम पढ़ती होंगी या स्कूल में होंगी, तब ज्यादा खुद था। छोड़ने जाना पड़ता था और ये सब।
अच्छा, महंगाई को लेकर यहाँ कंसर्न है हाउसवाइफ्स में आगरा शहर में कि भाई बहुत आटा दाल चावल सबके दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। सर आप माइक लीजिए, सतेंद्र जी, क्योंकि मैं सब्जी मंडी का हूँ, सब लोग झूठ आप चाहे उसी बिजनेस से हैं। मेरा सब्जी मंडी का तो बिजनेस क्या है। झूठ बोला जाता है सबसे कि ज्यादा? ये जो बोलता है कि तेल महंगा हो गया, सब्जी महंगी हो गई, ये हो गया, ये सब कहने की बात है। आप एक बात बताइए, तो असल बात जितनी क्या है? गाड़ियां अब आ गई हैं, क्या पहले गाड़ियां थी? कितनी चॉइसेस थी किसी के पास? हर चीज के अंदर एक रोना की आदत होती है। जब सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान में बड़ी बुरी कमी है, हर आदमी को रोने की आदत है। मर गए पैसे नहीं देते हैं ना गलत खर्चा करने के लिए, नहीं तो नहीं, कहाँ आप से करेंगे? सच्चाई बात है। कोई भी चीज है, अब जो महंगाई एक्चुअली पैसे वो बढ़ इस रहा है, लिहाज से कह रहे हैं कि इनकम लेवल्स भी तो बढ़ रहे हैं, सबके बढ़ रहा है। वो कोई आप नहीं मुझे देखता बताइए, है, वो कोई काउंट नहीं करता है। एक छोटी सी लेके चलिए, 80-80, 90-90 हजार रुपया एक स्वीपर की पे हो गई है नगर निगम के अंदर। तो क्या 80-90 हजार रुपया कम होता है? जो क्या म्युनिसिपल के हैं, जो सरकारी वाले हैं, जो आप कह बिल्कुल रहे हैं, हाँ। 2014 की बात से ले लीजिए, उससे पहले कितनी तनख्वाह थी? 30,000, 35,000, 15,000। यहाँ डॉक्टर्स हैं, मैं इंडस्ट्री से हूँ, हम लोग रेलवे को बहुत सप्लाई करते हैं। मेरे ख्याल से रेलवे में जो 2 साल में चेंजेस आए हैं, इतने चेंजेस कभी नहीं देखे, कभी नहीं आए होंगे। मतलब और ज्यादा रेवोल्यूशन बढ़ है। गई है, रूट्स बढ़ तो गए उसका हैं। जो ऑर्डर्स हैं, मतलब हम लोग सप्लाई करते हैं, तो हमें पता है कि ऑर्डर बुकिंग 2-2 साल की है। मतलब मोदी जी ने इतना वंदे मातरम ट्रेन प्लस बोगीज वंदे भारत बोगीज जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में आती है, आप लोगों को नहीं आइडिया होगा कि कितनी शॉर्ट थी। वंदे भारत, तेजस प्लस बोगीज की बात कर रहा हूँ, जो बोगीज बढ़ गई है। वैगन्स की बात कर रहा हूँ, तो वैगन्स की शॉर्टेज थी। लेकिन फिर भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उसके लिए तो पॉपुलेशन ही जिम्मेदार हुई तो ना। वो विजन है ना उनका, विजन कि अभी है। वो अभी से देख रहे हैं कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, हम पूरी कर रहे हैं। और हमारे जो रेलवे मिनिस्टर भी हैं, वो IAS ऑफिसर हैं, तो ये अंडरस्टैंड। ये पहले मुझे याद है, एक वक्त में आगरा तक सिर्फ छोटी लाइन चलती थी। हाँ, छोटी लाइन चलती थी। उसके बाद इसका विस्तारीकरण हुआ और अब इतनी रेलवेज यहाँ तक आती हैं, और मतलब अगर आप बाय रोड नहीं आ सकते तो बाय ट्रेन आगरा तक पहुँच सकते हैं। हालांकि अभी भी एयर कनेक्टिविटी बेहतर होने की जरूरत है, वो डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा ने GST पर कहा। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा आपको। हाँ। GST इज अ वेरी वाइज डिसीजन, लेकिन उसमें अभी एक नेगेटिव पॉइंट क्या, ट्रिब्यूनल नहीं बना है। अगर हमारे जैसे हाँ, वो धीरे-धीरे उसका 2017 process से चल लेके रहा है। आज जैसे 7 साल हो गए, तो अगर कोई गाड़ी पकड़ी जाती है या कोई चीज हो जाती है, तो उसमें ट्रिब्यूनल ना होने की वजह से वो केस अटक जाते हैं। आप किस मुद्दों पर वोट करते हैं आगरा में? आगरा में हम लॉ एंड ऑर्डर पे वोट करते हैं सबसे पहले, तो जो सबसे खराब था। अभी यहाँ से 10 साल में कोई भी दंगा नहीं हुआ है, अदरवाइज नॉर्मली 10 साल से कोई दंगा नहीं कोई हुआ। दंगा ये नहीं एक हुआ। अचीवमेंट है। इस सभी का अचीवमेंट। दूसरी, जैसे उन्होंने बताया, क्लीनिनेस, सफाई, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलपमेंट है। हर साल राइट्स होते थे, हर साल हमारा कॉलेज वो तो राइट 1-2 महीने के लिए बंद हो जाता था। आप मैम, क्योंकि आप भी पेशे से डॉक्टर ही हैं, लेकिन डॉक्टर से जुड़े सवाल यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आयुष्मान भारत योजना, उससे कितना लाभ पहुंचा है? मुझे लगता है आयुष्मान भारत योजना एक बहुत अच्छी सोच है मोदी जी की, जिससे कि जो हमारा गरीब तबके का जो जैसे ठेल वाला है या वर्कर है, जो छोटा मजदूर है, वो भी एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में जाके बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ ले सकता है। चाहे वो रेडियोथेरेपी हो, पेट हो या सर्जरी हो, वो सब उसको बड़े आराम से और बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। 5 लाख तक का उसमें फ़ायदा होता है पेशेंट को। डॉक्टर संदीप कैंसर सर्जन है, आयुष्मान में काम कर रहे हैं, देखिए। उसमें क्या लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स कुछ आपको दिखाई देते हैं? ड्रॉबैक्स तो देखिए, कोई भी चीज बनेगी उसमें होगी। ऐसा कोई कंप्लीट सॉल्यूशन कोई भी तो किसी आप लोगों से कभी सुझाव मांगे जाते हैं कि इसमें सुझाव क्या? मांगे गए। आयुष्मान योजना 2 साल पहले आई थी, और इस समय हम लोग अगर ऐसे समझे तो आगरा एक पिक्यूलियर बेल्ट है। यहाँ पर पान मसाला, तम्बाकू का जिस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है, मुंह के कैंसर्स बिल्कुल एंडेमिक प्रोपोर्शंस में हैं। मैनपुरी करके एक इलाका है पास में ही, प्रैक्टिकली हर घर में एक मुंह के कैंसर का मरीज है। और ये लोग जो गरीब थे वो पर तो इसलिए बस नहीं है क्योंकि टैक्स भी उसी से सबसे ज्यादा आता है। वो एक अलग विषय हो जाता है। मगर जो इलाज का मुद्दा था, उसमें आयुष्मान भारत आने के बाद में इन लोगों के पास में किसी भी अस्पताल में जाकर के स्टेट ऑफ आर्ट ट्रीटमेंट लेने की ताकत आ गई बहुत फर्क पड़ा है। आज की तारीख में हम लोग आगरा में बैठ करके कैंसर के मरीजों का शायद वन ऑफ द बिगेस्ट सर्विस प्रोवाइडर हैं हम यूपी स्टेट के लिए फॉर कैंसर पेशेंट्स।
इतने मरीज यहाँ पर उस सुविधा का फ़ायदा उठा पा रहे हैं विदाउट अ सिंगल पेनी बीइंग स्पेंट। एक पाई खर्च करे बिना उसको कर पाते हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि मेरे को लगता है हर गरीब को छू रहा है, और हर गरीब, और पहले गरीबों तक था, अब उसका विस्तार करा गया है। जैसे 75 वर्ष से ऊपर के सारे इंडिविजुअल्स को अब ये आयुष्मान कार्ड बन गया है। आशु जी से भी, आशु जी इधर हमें राय मिली कि ज़्यादातर जो महंगाई है वो सिर्फ क्रिएटेड है, मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ हाय हाय तौबा तौबा करने की आदत हो गई है। ऐसा सच मानती हैं आप? हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है, जैसे हर चीज़ में महंगाई हो रही है, गाड़ियाँ। क्योंकि आप तो अपर मिडिल क्लास की है ना मैम। हाँ। आप उस तबके का सोचिए जिनकी लिमिटेड इनकम है, जिनके घर में सिर्फ 20,000 रुपए आते हैं, वो अपना घर खर्च आज की डेट में आराम से चला सकता है? चला सकते हैं, क्योंकि पहले उनकी तनख्वाह 5,000 थी, अब 5,000 से 20,000 हुई ना। नहीं मतलब, लेकिन फूड कमोडिटी जितनी तनख्वाह, सैलरी जितनी बढ़ी उतनी महंगाई नहीं बढ़ी है मेरे हिसाब से। नहीं, बट मैं ये कहूँगी कि लोगों के एस्पिरेशंस भी बढ़ गए हैं, तो उनको भी लगता है कि अब इतनी सारी फैसिलिटीज, इतनी सारी चीजें हैं। एक और डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं यहाँ पर। आज डॉक्टर्स की कमी नहीं है, कोई आपकी परेशानी हो आप हमें भेज सकते हैं, यहाँ पर आपको सारे कंसल्टेशन फ्री में मिल जाएंगे। आज सभी तरह के डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। मैं तो यूँ मान लो कबाब में हड्डी की तरह हूँ, हड्डी विशेषज्ञ। हड्डी विशेषज्ञ। जो चेंज आया आगरे में, तो जैसे कि जूता वर्ल्ड क्लास, होटल्स वर्ल्ड क्लास, उसके बाद जो हॉस्पिटल फैसिलिटीज भी हैं ये वर्ल्ड क्लास ही हैं। हम लोग जो सर्जरी कर रहे हैं वो अमेरिका में वही सर्जरी हो रही है। और जो चेंज आया वो ये आया कि हम आज से 20 साल पहले मरीज से कहते थे 60-65 साल पे कोल्हू टूट गया तो कहते थे ऑपरेशन कराओ। अरे इस उम्र पे ऑपरेशन, हम तो सेवा कर लेंगे साहब। सेवा करने में क्या हुआ, डबल नी सर्जरी करा देते हैं, एक की कराते हैं तो दूसरे भी डॉक्टर साहब दोनों नए हो जाएंगे। सेवा करने में क्या कि उसको बेड सोर हुआ और वो चले गए। और अब क्या है कि वो हुआ, अब ये कहते हैं कि सर हमारे न तो हमको परेशान हो न हमारा बुजुर्ग परेशान हो, चाहे थोड़ी बहुत रिस्क ले। तो ये चेंज आया है, जो माइंडसेट में चेंज आया कि मेडिकल पे अब लोग खर्चा करने के लिए तैयार हैं। और आयुष्मान योजना ने जो गरीब लोग थे उनको भी इसमें लाके रख दिया, और पहला सुख निर्मल हो काया, तो उसके लिए खर्चा करने को भी तैयार हैं। इवन बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के लोग लिए और आगे भी चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया। 62 इयर्स की एज थी, अब 67 और 70 के करीब हो गई, तो उससे भी फर्क पड़ा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी आपकी। तो ये चीजें जो हुई वो और चीजें जितनी हुई उनका तो एक एक करके अगर कहेंगे तो 2-4 घंटे हो जाएंगे। चाहे आप महिला सशक्तिकरण की ले लीजिए, सुरक्षा की ले लीजिए, चाहे पुरानी पार्टियों के कुछ में तक खाली प्लॉट हमारा है, ठीक है, तो वो इस तरह की चीजें थी। तो डॉक्टर्स के सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ही छोटे होते हैं, उनके भाषण लंबे होते हैं। मतलब प्रिस्क्रिप्शन में ऐसे बस छोटा छोटा लिख देते हैं और एक लंबा बिल देते हैं 1200-1500 का, और भाषण वो लोग लंबा दे देते हैं। केशव, क्योंकि आप यंग जनरेशन है, एज ए यूथ आप जब यहाँ आगरा में सेटल हुए, क्या चैलेंजेस थे सबसे बड़े आपके लिए? मैंने अपना MBBS तो वर्धा से किया, विच इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल टाउन, स्मॉलर दैन आगरा, इट्स एक्चुअली अ विलेज ओनली। और उसके बाद आई डिसाइडेड, बिकॉज हम लोग बाचपन और इनफर्टिलिटी में काम कर रहे थे, तो आई डिसाइडेड कि एम्ब्रियोलॉजी करी जाए। सो उसके लिए आई वेंट टू मेलबर्न। सो ऑब्वियसली कंट्रास्टिंग डिफरेंसेस, लेकिन क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी ये कितना पिकअप हुआ है ओवर द इयर्स, क्योंकि पहले इसको लेकर एक मेंटल ब्लॉक था, वो अब दूर हो गया है। फील्ड तो काफ़ी पिकअप हो रही है, बिकॉज जहाँ हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है वहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स भी ग्रो कर रही है। इन द सेंस अगर हम इंडिया की रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन देखें, कहा जाता है कि 15% जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में अभी लोग हैं इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं। सो और वो बहुत बड़ा नंबर है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, बट एक्सेस अभी भी उतना ज़्यादा नहीं है। इन द सेंस कि अभी भी छोटे जो गांव हैं वहाँ से पेशेंट्स को बड़े शहरों में आना पड़ता है। इंश्योरेंस अभी थोड़ा सा लैकिंग है। आयुष्मान भारत में बाचपन सरप्राइजिंगली नहीं है। होना चाहिए। सो
बढ़ रहा है आई थिंक चलिए एक बहुत ही अच्छा और डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपने यहाँ पर दिया क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन में लोग सिर्फ सोचते हैं कि ये सिर्फ सुई लगाने और वैक्सीन तक सीमित है। अब आप ये कह रहे हैं कि बांझपन भी एक तरीके से शामिल होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर पॉइंट है और इसे हाँ, और ये प्रॉब्लम इसलिए भी क्योंकि ये गाँव देहात सब तक है और उन लोगों तक उधर ज़्यादा है और वो एक तरीके से एक्सेसिबल हो और आने वाले वक्त में अफोर्डेबल भी हो, यही हम उम्मीद कर सकते हैं। एक तो लास्ट चीज और लास्ट बताना चीज चलिए पाएंगे, ठीक है। लास्ट है कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन है ये आगरा से आया। ये हमारी संस्था जो है स्त्री रोग विशेषज्ञों की इन्होंने दिया फॉक्सी, उसका जब मैं अध्यक्ष था 2008 में। अब बता रही थी मैम कि उसको चेंज आपने कर दिया थोड़ा सा। उसको चेंज करा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह अब बेटियां तो पढ़ गई गांव-गांव में पर अभी भी बची नहीं है। वो अभी प्रॉब्लम है। सो बेटा समझाओ उसमें ऐड करना। बेटा समझाओ ऐड हो गया है। सो बेटा समझाओ ऐड करेंगे तो फिर पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटा समझाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा परिवार का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आगरा नगरी में हमारा इस तरीके से स्वागत करने के लिए। चुनावी लंच ब्रेक में आज आपने जाना अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से मल्होत्रा परिवार की राय और क्या है शहर के अहम मुद्दे। खासतौर पर ये जाना जाता है ताजमहल, यहाँ की नमकीन, पेठा, जूते के लिए भी, लेकिन यहाँ पर भी कई सारी ऐसी अहम चीजें हैं जो कई वर्ष से यहाँ पर लोग जो है उसमें बदलाव चाहते हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो बदलाव यहाँ पर दिखाई भी दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चुनावी लंच ब्रेक में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि शुद्ध सरसों तेल, झांस ऐसी की आए आंख में पानी।